नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल का काव्य का सामान्य परिचय दिया था। आज हम आधुनिक काल के गद्य के बारे में बात करेंगे। आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है। आपको आधुनिक काल के संदर्भ में सामान्य चर्चा पहले कर चुके हैं कि 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1857 की क्रांति, और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कहना कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना गद्य का आविर्भाव है। इन बातों पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे गद्य की। आचार्य शुक्ल कहते भी हैं आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना है गद्य का आविर्भाव, क्योंकि गद्य में जो तमाम विधाएं पढ़ी जाती हैं वे आधुनिक काल में ही सामने आई। हम गद्य की बात करें, प्रारंभ की बात करें तो आचार्य शुक्ल की कथन के बाद आचार्य शुक्ल जो गद्य के आरंभ की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि खड़ी बोली गद्य का आरंभ अकबर कालीन गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है, जो 1570 ईस्वी में लिखी गई थी। आचार्य शुक्ल आगे लिखते हैं कि परिष्कृत खड़ी बोली गद्य का आरंभ राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ से माना जाता है, जो 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। और इस परंपरा में अगर आगे बढ़ते हैं तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में वेलेजली ने ओरिएंटल सेमिनरी नाम से एक कॉलेज खोला था 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, जिसे बाद में उन्होंने इसे फोर्ट विलियम कॉलेज नाम दिया। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है प्रारंभ में हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। जॉन गिलक्राइस्ट जो है हिंदी उर्दू की गद्य की रचनाएं प्रकाशित करवाते थे। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 गद्यकार जुड़े हुए थे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें 2 गद्यकार लल्लू लाल और सदल मिश्र प्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे, और सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां अप्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। इनमें लल्लू लाल जो है महत्वपूर्ण है, सदल मिश्र भी महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल की रचनाएं कई है, उनमें लल्लू लाल का जो है प्रेम सागर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने बिहारी सत्सई का लाल चंद्रिका नाम से अनुवाद भी किया है। और सदल मिश्र का नासिक केतोपाख्यान महत्वपूर्ण माना जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। सदा सुखलाल का सुख सागर और इंसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी, ये रचनाएं परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो आरंभिक गद्य में इन रचनाकारों का, इन गद्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के हिमायती ही रहे, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बाद में उर्दू की तरफ जो है बढ़ने लगे। तो इन 4 गद्यकारों का जो है गद्य के आरंभ में महत्वपूर्ण योगदान है। और 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हमने देखा काव्य में भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा गया, लेकिन वहां कविता ब्रज भाषा में लिखी गई थी। लेकिन भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग को अगर हम देखते हैं तो वहां भाषाई परिवर्तन आया। कविता भी प्रमुख रूप से खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, गद्य तो पहले ही खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। तो यहाँ आधुनिक काल में एक बहुत बड़ा एक जो परिवर्तन दिखाई देता है भाषा को लेकर के, शैली को लेकर के, वो यहाँ जो है हम गद्य के रूप में देखते हैं। अब हम आधुनिक काल में बात करें, इससे पहले का जो साहित्य है वो काव्य का पर्याय रहा है, लेकिन आधुनिक काल में जैसे गद्य का आविर्भाव हुआ तो गद्य के आविर्भाव से साहित्य शब्द जो है व्यापक हो गया। उसका एक भाग काव्य जिसे पद्य कहते हैं जो छंदमय है, और दूसरा भाग गद्य जो छंद विहीन है। तो इस तरह से गद्य और पद्य को देखा जाता है। पद्य की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं और यहाँ हम गद्य की चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल कहते हैं गद्य
कि अगर शुरुआत देखें तो हिंदी में गद्य का जो है प्रवर्तन नाटकों के रूप में जो है सामने आता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो उससे पहले बात करें कि गद्य में किन किन विधाओं को पढ़ा जाता है। गद्य में ध्यान दें, आपके मोटे रूप में आप कथा साहित्य पढ़ते हैं और कथेतर साहित्य पढ़ते हैं। जो हिंदी का संपूर्ण गद्य हैं दो प्रकार से देखा जाता है, एक कथा साहित्य और एक कथेतर साहित्य। कथा साहित्य में आपके नाटक हैं, क्योंकि नाटक में भी कथा होती है। वैसे इसका पहले का संस्कृत में अगर विभाजन देंगे काव्य का तो श्रव्य और दृश्य काव्य, उसमें दृश्य काव्य में आपने देखा था रूपक उपरूपक, उसमें नाटक की बात की गई थी। लेकिन आधुनिक संदर्भ में जो नाटक है वो जो है कथा साहित्य में गिना जाएगा। नाटक के साथ एकांकी जो एक अंक का होता है, और फिर महत्वपूर्ण रूप में जो कथा साहित्य में है वो उपन्यास और कहानी। उपन्यास की शुरुआत भी भारतीय युग में हुई और कहानी पहली 1900 में लिखी गई। भारतीय युग द्विवेदी युग का संधि काल हम कह सकते हैं, यानी 1900 से 1918 का जो द्विवेदी युग है काव्य की दृष्टि से, यहाँ 1900 में पहली कहानी जो है मानी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कथा साहित्य में जो महत्वपूर्ण दो विधाएं हैं उपन्यास और कहानी, ये जो है इस काल में आई है। और फिर लघु कथा वर्तमान में लिखी जा रही लघु कथा भी इसी में ही पढ़ी जाएगी। तो इस तरह से कथा साहित्य में हम इनको पढ़ते हैं। और कथेतर साहित्य में जो पीछे की से तमाम विधाएं, आपका निबंध है, आलोचना है, आत्मकथा जीवनी, संस्मरण रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग्य, साक्षात्कार, पत्र पत्रिकाएं, इन तमाम विधाओं के बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे, इनकी पृष्ठभूमि बताएंगे। फिर हिंदी साहित्य में इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है और ये विधाएं जो हैं किस रूप में हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाटक की। अगर नाटक की बात करें तो हिंदी का पहला नाटक जो है कौन सा है? हिंदी के पहले नाटक के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपना मत देते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा था, वो हिंदी का पहला नाटक था। लेकिन इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पहला नाटक नहीं मानते, इसे पहला दृश्य काव्य कहते हैं। और शुद्ध रूप से हिंदी में लिखा गया पहला नाटक अपने पिता श्री गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास के नहुस को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो ये नहुस जो है कब प्रकाशित हुआ है? 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं संस्कृत में नाटक लिखे गए। संस्कृत में जहाँ नाटक के चार जो है तत्व माने गए हैं, रस, अभिनय, नेता, कथा वस्तु। लेकिन यहाँ आधुनिक संदर्भ में जो उपन्यास कहानी के जो तत्व, उन्हीं तत्वों की बात जो है नाटकों में होती है, या उन्हीं तत्वों के आधार पर नाटकों की समीक्षा की जाती है। और नाटक के अंदर हम देखें तो महत्वपूर्ण जो भूमिका है नाटक में वो किसकी है? अभिनय की है। और नाटक का इतिहास देखें तो हिंदी नाटकों का अगर हम इतिहास देखें तो हम नाटक को प्रसाद के नाम से जो है विभाजित करके देखते हैं। प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। नाटकों का इतिहास जो है इस तरह से देखा जाता है। प्रसाद पूर्व युग में आपके भारतेंदु या द्विवेदी के समय जो है नाटक लिखे गए थे, वे इसमें गिने जाते हैं प्रारंभ में। लेकिन नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका जो है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक नाटक है। भारतीय संस्कृति को वो सर्वोपरि मानते हुए लिखते हैं। उनके नाटकों में भी जो है कविताएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती हैं। उनके नाटक भावपरक भी है, लेकिन उनके नाटकों की सीमाएं भी हैं। सीमा यह है कि नाटक जो है मुख्य रूप से नाटक में अभिनय को देखा जाता है, लेकिन अभिनय प्रसाद के नाटकों में संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रसाद के नाटकों का जो कथानक है बहुत बड़ा है। प्रसाद के नाटकों में पात्र भी बहुत संख्या में हैं, उनके संवाद भी जो है लंबे लंबे हैं, इसलिए अभिनय के योग्य नहीं है। अन्यथा प्रसाद के नाटक जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में आपका
चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण माना गया है, स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण माना गया है और ध्रुव स्वामिनी भी जो है उनका महत्वपूर्ण नाटक माना गया। इस तरह से जयशंकर प्रसाद नाटक के क्षेत्र में आधार स्तंभ माने जाते हैं। और तीसरा जो युग हम पढ़ते हैं नाटकों में वो है प्रसादोत्तर युग। और प्रसादोत्तर युग में आपके कई नाम आते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के साथ मोहन राकेश है, इनके नाटक उत्कृष्ट माने जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर है। इस तरह से जो है कई नाटककार है जो प्रसादोत्तर युग में पढ़े जाते हैं। हबीब तनवीर है, भीष्म सानी है, इनकी उत्कृष्ट नाटक जो है लिखे गए। तो प्रसाद पूर्व युग में नाटकों की शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद स्वयं ने उत्कृष्ट नाटक लिखे। सज्जन कल्याणी से लेकर के ध्रुव स्वामिनी तक उनके महत्वपूर्ण नाटक माने गए हैं। इस काल में लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हुए, लेकिन प्रसादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण लाल है, जगदीश चंद्र माथुर है, मोहन राकेश है, भीष्म सानी है, हबीब तनवीर है, ऐसे तमाम नाटककार हैं जिन्होंने उत्कृष्ट नाटक लिखे। अब हम बात करते हैं हिंदी एकांकी की। हिंदी एकांकी नाटक का एक अंक होता है तो उसे एकांकी कहते हैं। और एकांकी में संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संकलन त्रय जो यूनानी साहित्य से जो है माना जाता है कि आया है। संकलन त्रय में वस्तु, स्थान, कार्य का संकलन जो है देखा जाता है। तो संकलन त्रय एकांकी में महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। एकांकी की शुरुआत कहां से हुई, इस संबंध में अगर बात करें तो कई आलोचक रामकुमार वर्मा की एकांकी को पहली एकांकी मानते हैं जो बादल की मृत्यु नाम से 1930 में आई। कई आलोचक जो है जयशंकर प्रसाद की एकांकी एक घूंट, ये भी 1930 में आई, इसे हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। तो इस तरह से एक घूंट या बादल की मृत्यु से एकांकी की शुरुआत मानी जाती है। और हिंदी एकांकी में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम उभर कर आता है वो है राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा की एकांकियां अक्सर पूछी जाती है, किसी परीक्षा में कौन सी पूछी जाए, किसमें कौन सी पूछी जाए, लेकिन यह मान के चलना कि कोई परीक्षा और उसमें राम कुमार वर्मा की एकांकी अक्सर पूछी जाती है। तो राम कुमार वर्मा ने प्रचुर मात्रा में एकांकियां लिखी भी है। इनके अलावा भी और भी कई एकांकीकार हुए हैं। जगदीश चंद्र माथुर की भी है, मोहन राकेश ने भी लिखा है, भुवनेश्वर ने लिखा है, लेकिन इनकी एकांकियां जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम नाटक एकांकी की बात करते हैं उपन्यास और कहानी की। ये कथा साहित्य में महत्वपूर्ण रूप से पढ़े जाते हैं। ध्यान दे, हिंदी उपन्यास भारतेंदु युग की देन है। हिंदी उपन्यास की शुरुआत कब से हुई? 1877 में श्रीदाराम फुल्लोरी ने लिखा था भाग्यवती। 1877 में श्रीदाराम फुल्लोरी का उपन्यास आया था भाग्यवती। उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाग्यवती में औपन्यासिक तत्वों की कमी को देखते हैं और कहते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास जो 1882 में आया, परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास ने लिखा था, वो हिंदी का पहला उपन्यास है। तो ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कब लिखा गया? 1882 ईस्वी में। अब देखिए, उपन्यास जीवन का समग्र चित्रण है। उपन्यास में 6 तत्व होते हैं: कथानक या कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद योजना, और चरित्र चित्रण या पात्र योजना, और फिर है देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व जो है जो उपन्यास में होते हैं वे ही कहानी में भी होते हैं। ध्यान दें, इनमें अगर जिज्ञासा प्रदान कोई कृति हो तो वो और अधिक उत्कृष्ट मानी जाती है। अगर हम उपन्यास के इतिहास को देखें तो उपन्यास जो है भाग्यवती या परीक्षा गुरु से इसकी शुरुआत हुई है, और फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे गए हैं उनको हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल में गद्य का जब हम पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, तो उपन्यास का काल विभाजन जो है प्रेमचंद के नाम से किया गया है। हम प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ते हैं, प्रेमचंद युग पढ़ते हैं और प्रेमचंदोत्तर युग पढ़ते हैं। ध्यान दें, प्रेमचंद पूर्व युग में जो हिंदी में उपन्यास लिखे गए हैं वो तिलिस्मी, एयारी, जासूसी प्रवृत्ति के थे। उनमें प्रमुख नाम
आपके देवकी नंदन खत्री का है, जिन्होंने चंद्रकांता 1888 में लिखा और चंद्रकांता संतति 1896 में आया, और उसके बाद में भी उनके कई उपन्यास लिखे गए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री के इन उपन्यासों को पढ़ करके कई उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी भी सीखना शुरू किया था। और इनके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी हैं, गोपाल राम गहमरी है, ये तमाम उपन्यासकार थे जो मनोरंजन प्रदान उपन्यास लिखते थे। लेकिन कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, उपन्यास को संकीर्णता के घेरे से बाहर निकाला और उन्होंने जो है सामाजिक रूप प्रदान किया। प्रेमचंद जी के प्रारंभ के उपन्यास आदर्शवादी है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखने शुरू किए। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में कृष्णा नाम से, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम नाम से उपन्यास लिखते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है सेवा सदन से उनका एक महत्वपूर्ण रूप सामने आता है। हालांकि सेवा सदन भी उर्दू बाजार हुस्न का हिंदी अनुवाद है, लेकिन उसे प्रेमचंद स्वयं हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहते हैं। और उसके बाद में उनकी उपन्यास परंपरा जो है आगे चलती रही। महत्वपूर्ण रूप में उनके जो है आपके रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गब्बन है, निर्मला है और कायाकल्प है। कायाकल्प हिंदी में मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता, जो 1926 में आया था। और उसके बाद में उनका गोदान जो है एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है और हिंदी साहित्य का ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य का 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है माना जा सकता है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पूरी तरह से आया है। दोहरी कथा है, ग्रामीण कथा भी है, शहरी कथा भी है। तो आप गोदान उपन्यास को जरूर पढ़ें, क्योंकि गोदान उपन्यास को पढ़ते हैं तो 30-40 का दशक का जो जीवन है मध्य भारत का, वो पूरा उभर कर हमारे सामने आता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे और उनका मंगलसूत्र उपन्यास जो अधूरा रह गया था, जो उनके पुत्र अमृत राय ने बाद में पूरा किया है। तो उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास लिख करके उपन्यास की जो एक सीमितता थी या एक संकीर्णता थी, उसको उन्होंने उससे बाहर निकाला और एक नई ऊंचाई उन्होंने उपन्यास को प्रदान की। और प्रेमचंदोत्तर युग में हम देखते हैं तो अनेक उपन्यासकार उभर कर सामने आते हैं। कई तरह के उपन्यास लिखे गए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए, अज्ञे जैसे लिखते हैं, या मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र जैसे लिखते हैं, या फणीसनाथ रेणु जैसे आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। तो इस तरह से नए नए जो है रूप सामने आने लगे, तो उपन्यास का दृष्टिकोण भी जो है व्यापक हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं उपन्यास का काल विभाजन, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इनकी विस्तार से चर्चा अलग से उपन्यास की कक्षा में जो है करेंगे। अब हम बात करते हैं कहानी की। कहानी की शुरुआत 1900 ईस्वी में मानी जाती है। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय है, या दुलाई वाली बंग महिला की है, या आपके चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की उसने कहा था है, या जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी जो हिंदू में छपी। तो इस तरह से प्रारंभिक कहानियों के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो प्रेमचंद पूर्व युग में पढ़ी जाती है। इनके संबंध में क्या आता है, प्रकाशन पूछा जाता है। जैसे 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई, 1903 में हुई, या किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कभी 1900 में ही हुई, या बंग महिला की जो राजेंद्र बाला घोष थी मूल नाम, उनकी दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई, इसका आ सकता है, या ग्राम कब प्रकाशित हुई, ये आ सकता है, या चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था सरस्वती में कब प्रकाशित हुई। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये कहानी 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जो पूर्व दीप्ति पर लिखी गई महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। अब हम कहानी का इतिहास देखें तो प्रेमचंद पूर्व में ये प्रारंभिक कहानी देखी जाती है। प्रेमचंद युग में हम कहानी को देखते हैं तो प्रेमचंद ने कहानी में भी जो है एक कहानी को भी एक नया रूप प्रदान किया। प्रेमचंद की पहली कहानी जो है संसार का अनमोल रत्न मानी जाती, जो 1907 में जमाना में छपी थी।
और उनकी 1915 में सोत कहानी आई, जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन अधिकांश आलोचक जो है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर को पहली कहानी मानते हैं, जो 1916 में आई। और यह भी तर्क दिया जाता है कि यह मनोवैज्ञानिक कथानक पर लिखी गई पहली कहानी है, पंच परमेश्वर, जो 1916 में लिखी गई। उसके बाद में प्रेमचंद जी की तमाम कहानियां जो है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, इस तरह की कहानियां लिखी गई। बड़े भाई साहब है, वहां से लेकर के उनकी कफन तक की जो है कहानियां महत्वपूर्ण है। कफन अति महत्वपूर्ण उनकी कहानी और अंतिम प्रसिद्ध कहानी है। लेकिन ध्यान दें, उनकी अंतिम कहानी जो है कश्मीर का सेब मानी जाती है, जो उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन अंतिम कहानी कश्मीर का सेब मानी जाती है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मान सरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद युग में प्रसाद जी भी लिख रहे थे और भी तमाम जो है रचनाकार कहानियां लिख रहे थे। लेकिन प्रेमचंदोत्तर युग में अनेक जो है आंदोलन उभर कर सामने आते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में आपके कहानी के क्षेत्र में देखें तो कई आंदोलन सामने आते हैं, जैसे समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल, या नई कहानी गंगा प्रसाद विमल के साथ भगवती प्रसाद वाजपेयी या जगदीश चतुर्वेदी जो है माने जाते हैं। और इस तरह से समानांतर कहानी कमलेश्वर की मानी जाती है। सचेतन कहानी आंदोलन कौन लेकर आए, महीप सिंह। सक्रिय कहानी आंदोलन कौन लेकर आए, राकेश वत्स। सहज कहानी आंदोलन कौन लेकर आए, अमृत राय। या क्रांतिकारी कहानी जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की मानी जाती है। तो इस तरह से अनेक नए आंदोलन जो है सामने आते हैं। उन आंदोलनों के प्रवर्तक कौन है या उन आंदोलनों के जनक कौन है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये प्रेमचंदोत्तर युग में जो है महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। नई कहानी की शुरुआत जो है 1960 में मानी जाती है। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानी है। तो इस तरह से कहानी के क्षेत्र में फिर आधुनिक काल में 80-90 के दशक में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई महिला कहानीकार जो है कहानियां लिख रही है। तो इस तरह से कहानी के क्षेत्र में व्यापकता दिखाई देती है। और लघु कथा भी इसी में ही गिनी जाएगी। लघु कथा एक कहानी का लघु रूप, बहुत संक्षेप में एक जो है संक्षेप में किसी विषय पर जो है बात कहना, वो इसमें मानी जाती है। तो इस तरह से कथा साहित्य को पढ़ा जाता है। अलग अलग विधाओं को अलग अलग कक्षाओं में विस्तार से लिया जाएगा। अभी हमने सामान्य परिचय लिया। और कथेतर साहित्य में तमाम विधाएं, कथेतर साहित्य में हम बात करें संक्षेप में निबंध की बात करें तो निबंध की शुरुआत भी भारतीय युग में भी ये निबंध, आलोचना, तमाम विधाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आती हैं। निबंध, हिंदी में निबंध की शुरुआत जो है भारतीय युग में हुई। और कई आलोचक जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं, जिन्होंने हिंदी प्रदीप 1877 में शुरू किया था और 1910 तक वो चलता रहा। क्योंकि ये तमाम जो भारतीय युग, द्विवेदी युग के जो साहित्यकार ये पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं और उन पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाएं करते हैं, निबंध भी लिखते हैं। तो निबंध की शुरुआत जो है भारतीय युग में भी प्रारंभ में निबंध लिखे गए। लेकिन निबंध का हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर काल विभाजन किया जाएगा तो निबंध का काल विभाजन भी शुक्ल के नाम से किया जाएगा। इसमें पहले हम शुक्ल पूर्व युग या कहीं कहीं उसका विभाजन भारतीय युग, द्विवेदी युग में भी किया गया है। और फिर शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखकर किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक निबंध लिखे। उनके निबंध चिंतामणि के 4 भागों में संपादित है। भाग 1 और भाग 2 का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं ने किया है। भाग 3 का संपादन नामवर सिंह करते हैं और 4 का ओम प्रकाश सिंह करते हैं। तो इस तरह से उनकी निबंध इसमें संकलित है। और आचार्य शुक्ल निबंध के संबंध में कहते भी हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो इस तरह से ये ध्यान देना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। शुक्ल कहते हैं गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो इस तरह से निबंध से हमारा अर्थ है संक्षेप में, सार गर्भित रूप में, कम से कम शब्दों में भाव विचार की प्रस्तुति निबंध है। ठीक है, यानी जो विशेष रूप से बंधे हुए विचार है। और निबंध का अगर निबंधों की शैलियां देखें तो वर्णनात्मक निबंध लिखे गए, विवरणात्मक निबंध लिखे गए, भाव विचार प्रदान निबंध लिखे गए और बाद में ललित निबंध भी जो है सामने आते हैं। तो
तो निबंध का काल विभाजन शुक्ल के नाम से किया जाता है। शुक्ल पूर्व युग, जिसे भारतीय युग, द्विवेदी युग के रूप में देखते हैं, शुक्ल युग, और उसके बाद शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के अंदर जो है अनेक निबंधकार सामने आए। आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र है, ये ललित निबंध की त्रयी में गिने जाते हैं। और तमाम निबंधकार, अज्ञे से लेकर के तमाम निबंधकार जो है निबंध लिखते हैं। फिर बात करते हैं आलोचना की। आलोचना भी आधुनिक काल में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही सामने आई है। आलोचना की अगर बात करें तो भारतेंदु ने 1883 में नाटक नामक एक कृति लिखी, जिसमें नाटकों की उन्होंने समीक्षा की थी। और बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास की संयोगिता स्वयंवर की अपने पत्र हिंदी प्रदीप में समीक्षा की। इस तरह से समीक्षाएं सामने आई। तो समीक्षा किसी कृति के गुण दोषों को परखना जो है कहलाता है। तो समीक्षा जो है आधुनिक काल में ही सामने आती है। भारतीय युग में इसकी शुरुआत हो गई थी। भारतेंदु जी स्वयं भी समीक्षा लिखते हैं, बालकृष्ण भट्ट भी समीक्षा लिखते हैं, और इस काल के तमाम जो साहित्यकार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समीक्षाएं लिखते हैं। और समीक्षा में वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसके कई रूप हैं। उनमें मार्क्सवादी आलोचना और महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें मार्क्सवादी आलोचकों के नाम भी पूछे जाते हैं। मार्क्सवादी आलोचकों में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है रामविलास शर्मा का है, शिवदान सिंह चौहान है, और कई तमाम नाम है जो मार्क्सवादी आलोचना में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं आत्मकथा जीवनी की। आत्मकथा स्वयं के बारे में कहना, निष्पक्ष रूप से बात रखना, और जीवनी है किसी महान व्यक्तित्व के संबंध में लिखना। और हम हिंदी में जो है उन्हीं जीवनियों को लेते हैं जो किसी साहित्यकार के जीवन पर लिखी गई। वैसे राजनेताओं के जीवन पर खूब जीवनियां लिखी गई, लेकिन साहित्य में साहित्यकारों के जीवन पर जो जीवनियां लिखी गई वो जो है अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहले बात करते हैं आत्मकथा की। हिंदी में आत्मकथा की शुरुआत अर्ध कथानक से मानी जाती है, जो बनारसी दास द्वारा लिखी गई थी 1641 ईस्वी में। हालांकि वो ब्रज भाषा और ब्रज गद्य में थी, पद्यात्मक रूप था, तो आत्मकथा की शुरुआत वहां से मानी जाती है। लेकिन बाद में जो आत्मकथा आधुनिक संदर्भ में देखें तो आधुनिक काल में कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। यशपाल का सिंहावलोकन पूछा जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, ये भी महत्वपूर्ण है। सुमित्रानंद पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन, ये भी महत्वपूर्ण है। और महिला आत्मकथाकारों में कई आत्मकथाएं लिखी गई, इसमें रमणिका गुप्ता के हाथ से हैं, या आप उदरी, जो भी नेट के पाठ्यक्रम में भी हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण दलित आत्मकथाओं में ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन है, जो आत्मकथात्मक रूप में लिखा गया उपन्यास भी माना जाता है। और तुलसी राम की जो है मुर्दैया है, ये भी नेट में है, और उन्होंने मणिकर्णिका नाम से भी आत्मकथा लिखी है। और भी तमाम आत्मकथाएं जिनका विस्तार से आत्मकथा वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। और जीवनी की अगर बात करें तो जीवनी किसी महान साहित्यकार, किसी महान व्यक्ति के संबंध में लिखी जाती है। हिंदी में जीवनी की बात करें तो हिंदी में 3-4 जीवनियां जो है, जीवनी से पहले आत्मकथा में एक नाम छूट गया जो हिंदी में और महत्वपूर्ण है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में, क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से वो लिखते हैं 69 में, और क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद में उनकी आत्मकथा जो है नीड़ का निर्माण फिर नाम से आई। फिर उनकी आत्मकथा बसेरे से दूर, और चौथा भाग उनका आया 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो 1969 में जो उन्होंने शुरुआत की थी, 1985 में जो है चौथा भाग सामने आया। हिंदी में महत्वपूर्ण मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्रम पूछ लिया जाता है, प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जीवनी की। जीवनी में 3-4 जीवनियां तो महत्वपूर्ण है ही। उनमें आपकी जो है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, जिन्होंने विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में शरत जी के जीवन को केंद्र में रखा, यानी शरत चंद्र के जीवन पर लिखी गई जो है ये महत्वपूर्ण है आवारा मसीहा। इसी तरह से आपके प्रेमचंद की जीवनियां लिखी गई। उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से लिखी। इस तरह से निराला की जीवनियां लिखी गई। रामविलास शर्मा निराला के साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी लिखते हैं। तो इस तरह से और भी जो है भारतेंदु जी की जीवनियां लिखी गई है, निराला की और तमाम जो है जीवनियां लिखी गई है, तमाम रचनाकारों द्वारा जीवनियां लिखी गई है। तो इस तरह से
जीवनी साहित्य को पढ़ा जाता है। फिर बात करते हैं संस्मरण रेखा चित्र की। संस्मरण रेखा चित्र में ध्यान दें, बड़ा अंतर नहीं है, सूक्ष्म अंतर है। संस्मरण उसे कहते हैं जो रचना का लिखता है और जिसके बारे में लिखता है उसके साथ उसका आत्मीय संबंध रहा हो। संस्मरण में अतीत होता है और जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके साथ आत्मीयता का संबंध जो है देखा जाता है। लेकिन रेखा चित्र में ये बात नहीं है। रेखा चित्र में जरूरी नहीं है कि आप किसी का रेखा चित्र लिखें और उसमें आपके साथ आपका उसके साथ आत्मीय संबंध रहा हो, ये अनिवार्य नहीं है। रेखा चित्र में अतीत की भी आवश्यकता नहीं है, वर्तमान का भी हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन जो संस्मरण होता है उसमें रेखा चित्र का रूप उभर कर आता ही, और जो रेखा चित्र होता है उसमें संस्मरण का रूप उभर कर आता ही है। और संस्मरण रेखा चित्र की दृष्टि से देखा जाए तो हरबंस लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को, जो पद्म पराग जो 1929 में लिखा गया था, इस आधार पर जो है पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण रेखा चित्र माना है। तो पद्म सिंह शर्मा को उन्होंने जो है इस विधा का जनक माना है। और संस्मरण रेखा चित्र में हिंदी में बड़ा कोई नाम है तो वो है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से भी प्रेम करती थी और अपने जीवन में जो जो उनके संबंध में आए, उनके चाहे वो नौकर हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, उनके साथ महादेवी वर्मा का आत्मीय संबंध रहा और उनको उन्होंने जो है लेखनी का रूप दिया। तो महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र है, मेरा परिवार है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, अतीत की स्मृतियां, ये तमाम रचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इन्हें आप जरूर पढ़ें। और अब हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानी जाती है। और भारतेंदु जी स्वयं लखनऊ यात्रा, सरयू यात्रा तमाम जो है रचनाएं लिखते हैं। और राहुल सांकृत्यायन का नाम भी महत्वपूर्ण है, वो मेरी तिब्बत यात्रा नाम से यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत में ध्यान देना, किसी स्थान की गई यात्रा और वहां के अनुभवों को लेखनी का रूप देना जो है होता है। तो इस तरह से यात्रा वृत्तांत है। और फिर हम रिपोर्टाज की बात करें तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय मानी जाती है। और हिंदी में रिपोर्टाज की अगर हम बात करें तो हिंदी में रिपोर्टाज के जनक जो है आपके शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। उनका रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में लिखा गया, जो रूपाब पत्र में प्रकाशित हुआ था। तो रिपोर्टाज विधा के जनक जो है कौन माने गए हैं? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज जो 1938 में लिखा गया था, रूपाब पत्र में प्रकाशित हुआ था, हिंदी का जो है पहला रिपोर्टाज माना जाता है। और उसके बाद में तमाम जो है रिपोर्टाज लिखे गए, रेणु से लेकर के कई रचनाकार रिपोर्टाज लिखते हैं। और फिर बात करते हैं डायरी की। डायरी अपने स्वयं के अनुभव होते हैं, स्वयं के अनुभवों को लेखबद्ध करना होता है, वो डायरी कहलाता है। डायरी व्यक्तिगत भी होती है, डायरी साहित्यिक भी होती है, डायरी काल्पनिक भी होती है। तो इस तरह से डायरी जो है एक महत्वपूर्ण विधा है। और डायरी में स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार होता है। और हिंदी में डायरियों की अगर बात करें तो 3-4 तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन ने प्रवासी की डायरी लिखी है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से डायरी विधा में जो है महत्वपूर्ण रूप से। और हिंदी की पहली डायरी की बात करें तो हिंदी की पहली डायरी श्रीराम वर्मा की है, सेवाग्राम की डायरी। किसकी है? श्रीराम वर्मा की सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी जो 1946 में लिखी गई। ध्यान देना, इनकी डायरी जो है श्रीराम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी 1946 में लिखी गई, हिंदी की पहली डायरी है। लेकिन महत्वपूर्ण डायरियों में मैंने आपको बताया, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी, ये तमाम डायरियां जो है महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में हम बात करते हैं डायरी के बाद में जो विधाएं हैं, व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब होता है ऊपर से हंसाना, अंदर से रुलाना, यानी सोचने के लिए मजबूर करना। और व्यंग्य विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं पर लिखे गए। और हिंदी में जिन्हें हम कलम का तोपजी भी कहते हैं, वो है आपके जो है हरिशंकर परसाई।
हिंदी व्यंग्य में सबसे बड़ा नाम है वो है हरिशंकर परसाई। इन्हें कलम का तोपजी भी कहा गया है। तो हरिशंकर परसाई ने तमाम सामाजिक विद्रूपताओं को केंद्र में रख करके जो है व्यंग्य लिखे हैं। हरिशंकर परसाई का नाम महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आता है। इन्हें कलम का तोपजी भी कहते हैं। इसके बाद में व्यंग्य में श्रीलाल शुक्ल जैसे तमाम जो है रचनाकार व्यंग्य लिखते हैं। फिर है साक्षात्कार। अगर साक्षात्कार की बात करें तो किसी साहित्यकार के पास बैठ करके उससे साहित्य से संबंधित प्रश्न करना साक्षात्कार कहलाता है। और साक्षात्कार की दृष्टि से देखें तो साक्षात्कार की शुरुआत भी द्विवेदी युग में मानी जाती है। कोई बनारसी दास को जो है इसका जनक मानते हैं, कोई कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी से हुई है। तो इस तरह से साक्षात्कार। और फिर बाद में आपके पत्र पत्रिकाएं जिनका हम अध्ययन करते हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं की एक अलग से जो है एक विस्तृत कक्षा बनती है। पत्र पत्रिकाओं के बारे में अक्सर प्रश्न पूछते हैं। हिंदी भाषा में प्रकाशित पहला उदंत वार्ताल है जो 1826 में 30 मई को प्रकाशित हुआ कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में। इसी दिन को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उसके बाद में दैनिक पत्र की बात करें तो समाचार सुधा वर्षन है जो 1854 में आया। ये भी कोलकाता से श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकला। इस तरह से पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो हिंदी में सरस्वती महत्वपूर्ण पत्रिका है। आज जो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जब संपादन करते तब महत्वपूर्ण रहा। और विशाल भारत भी महत्वपूर्ण रहा। और तमाम जो है पत्र महत्वपूर्ण है। मासिक पत्र भी लिखे गए कई पत्रिकाएं जैसे आजकल जो है पढ़ी जाने वाली में नया ज्ञानोदय है, आलोचना है, हंस है, कथा देश है, वागर्थ है। ये हिंदी की तमाम पत्रिकाएं जो है पढ़ी जाती। तो इस तरह से हमने आधुनिक काल के गद्य का सामान्य परिचय दिया है कि ये विधाएं क्या है, इनका इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण रचनाकार कौन कौन है। जैसे नाटक में हमने देखा प्रसाद है, एकांकी में रामकुमार वर्मा। नाटक में प्रसाद, एकांकी में रामकुमार वर्मा। उपन्यास में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। कहानी में भी उन्हीं का ही नाम। और फिर कथेतर साहित्य में निबंध में आचार्य शुक्ल, आलोचना में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आत्मकथा जीवनी में आत्मकथाएं अलग अलग लिखी गई है। और जीवनी में हमने महत्वपूर्ण 5 रचनाओं के बारे में बात की और अन्य कई जीवनियां लिखी गई है। संस्मरण रेखा चित्र में महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। और उसके बाद में आपके यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए। विशेष रूप से भारतेंद्र जी से इसकी शुरुआत हुई। राहुल सांकरत्यायन महत्वपूर्ण है। फिर रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग्य, साक्षात्कार, पत्र पत्रिका। इस तरह से आधुनिक काल के गद्य के संदर्भ में हमने सामान्य चर्चा की, इसका स्वरूप क्या है और इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में कैसे अध्ययन किया जाता है, इस पर जो है हमने बात की। और इन तमाम विधाओं पर जो है अलग से कक्षाएं एक एक विधा को लेकर ली जाएगी। उनमें एक एक विधा के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ पाएंगे। आप आज की कक्षा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है शेयर करें और लाइक करें। और आप हमारी YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो आपके फीडबैक से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे की कक्षाएं भी जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।